सो क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट चार्जेस। चार्जेस के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि सम बेसिक प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दो चार्जेस हैं हमारे पास, वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2, दोनों पॉजिटिव हैं। सो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, so it will repel like this, and this Q2 will repel Q1 by a force F. ठीक है, so both the charges will exert force on each other. So दोनों चार्जेस ने एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया, दिस इज व्हाट वी हैव इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओके, सो इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो बेसिकली वी हैव टू यूज कोलाम्स लॉ। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कोलाम्स लॉ। ठीक है, तो लॉ है बेसिकली ये तो एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रहा होगा। तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें दो चार्जेस को रखा गया, वन इज Q1 Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस कितना R। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि Q1 ने Q2 को रिपेल किया, ठीक है, by some force, in the same way Q2 repel Q1 by some force F। ठीक है, हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं F21। what is the meaning of F21? force exerted by Q1 on Q2। ठीक है, और इसका नाम हम रख सकते हैं F12। what is the meaning of F12? force exerted by 2 on 1, so F12, so this is force by Q2 on Q1। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था, मींस F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड क्या था हमारा? सेम। तो उसको हमने नाम दे दिया F0। हम नॉट क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज यहाँ पर वैक्यूम है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है? वैक्यूम। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि दिस फोर्स F0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, multiplication of the charges or the product of the charges, magnitude of product of the charges, and this F0 is inversely proportional to square of distance between them। फिर अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यू विल गेट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, सम कांस्टेंट विल बी देयर, k Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सो हम यहाँ बोल सकते हैं वेयर k is a constant called Coulomb's constant। इसको हमने नाम क्या दिया? Coulomb's constant। ठीक है, इस कोलाम्स कांस्टेंट की SI यूनिट में वैल्यू हमारी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ अप्रोक्सीमेटली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। ओके, दिस के कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू विल रिमेन द सेम, 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है हमारा, एप्सिलॉन नॉट हमारा कहलाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मींस वैक्यूम। ठीक है, इस परमिटिविटी की वैल्यू हमारी होती है एप्सिलॉन नॉट की इक्वल्स 8.85 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻12, दैट इज कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फर्दर क्या पाया गया कि इफ यू फिल्ड एनी मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है, अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख देते हैं तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक मीडियम को पुट कर देते हैं तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि परमिटिविटी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, दिस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज होगा तो के का वैल्यू चेंज होगा, और अगर के का वैल्यू चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोलाम्स फोर्स, इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, की वैल्यू चार्जेस के बीच में मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम के लिए कोलाम्स फोर्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक, तो हम लोग अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स, उस मीडियम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ओके क्लास, नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द फोर्स।
ठीक है ना. So when a dielectric medium is completely filled between the charges, so we can say the electrostatic force between the charges will decrease by a factor of k. ठीक है ना. बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो. ओके अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम रखते हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा डिक्रीज होगा. तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों मीडियम के बीच में कौन होगा, वैक्यूम होगा. और अगर हम कोई भी मीडियम रखते हैं उन दोनों के बीच में, सो उसका उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा डिक्रीज होगा. ओके फॉर एग्जाम्पल हम फिर से कंसीडर करते हैं, सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 और दूसरा कितना हमारे पास Q2. ठीक है. सो बोथ आर पॉजिटिव, सो दे विल रिपेल ईच अदर. ओके व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, r. ओके नाउ बट दिस टाइम देयर इज मीडियम बिटवीन देम. ठीक है. अब अगर इन दोनों के बीच में मीडियम होगा, यू विल राइट Fm. व्हाई वी आर राइटिंग Fm, हम Fm क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2. अगर कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इफ वी राइट Fm, so it will be k Q1 Q2 over r square, but this time you will use k dash. Okay, so what is k dash, it is 1 upon 4 pi epsilon m. This is permittivity of the medium Q1 Q2 upon r square. We will not use epsilon naught. हम यहाँ पर epsilon naught का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि epsilon naught का यूज तब करते हैं जब हमारे पास वैक्यूम होता है दोनों चार्जेस के बीच में. अभी हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच में कौन है, मीडियम है, so you will use epsilon m. So suppose this is our equation star, and if we want to write f naught, अगर हम f naught लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. Correct. So if we divide these two equations, FO by FM, so what you will get, what is F, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, and what is second one, 1 upon 4 pi epsilon m. Correct. So this will be cancelled, 4 pi will be cancelled, so you will get epsilon m upon epsilon naught, and this ratio is what we call k. And what is that k, k is this dielectric constant k. Okay, so we can say कि हमारा k का वैल्यू कितना आ रहा है, that is 4 by fm, f naught by fm, and we can write this cross em by E naught, and this is also called ER. What is ER? ER is relative permittivity. Relative permittivity. So basically dielectric constant को हम कैसे define करते हैं? It is ratio of force between the charges when vacuum to force between the charges when some medium is there in between them. Or we can say it is ratio of permittivity of the medium to permittivity of free space. Or we can say it is permittivity of medium with respect to permittivity of free space, and what we call this ratio, relative permittivity. तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है. ठीक है. अब देखो इस पे बेस्ड हमारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं. न्यूमेरिकल देखो बहुत सिंपल आते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों को गिवन है F नॉट, दैट इज 100 न्यूटन. What is F naught? The force between the charges when there is free space between them, vacuum is there. Okay, and suppose K is given 20, and they are asking what is K, dielectric constant, and they are asking what is force between them when there is medium. Okay, so what is that K? That is 4 by FUM, F naught by FM. What is K? That is 20. What is FO? That is 100. What is FM? We don't know. So FM value will be 5 न्यूटन. अब यहाँ पर एक बात को नोटिस करो कि FM का वैल्यू 5 न्यूटन आ रहा है और F नॉट कितना था, 100. तो हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है. सॉरी, जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम होता है फोर्स मैक्सिमम होता है, और जब उनके बीच में कोई मीडियम आता है तो फोर्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है. तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि F नॉट इज मोर देन FM. ठीक है. तो इससे हमें एक बात पता लगी कि F नॉट जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर कोई मीडियम आ जाएगा मींस सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी देयर, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है. ठीक है. तो यहाँ पर एक बात और पता लगती है कि K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 के बराबर होगी. K की वैल्यू 1 कब होती है, K की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए. ठीक. K की वैल्यू 81 होती है फॉर एग्जांपल वाटर के लिए.
यू कैन लर्न दीज वैल्यूज। और k की वैल्यू इन्फिनिटी होती है कंडक्टर के लिए। ओके, सो फॉर कंडक्टर k इज इन्फिनिटी। Okay, you can solve one more numerical, like suppose Fm is given 10 Newton and K is given 5, and they are asking F naught. So again, what they are asking, the force between the charges when there is vacuum between them. So again, we can use the formula. What is that? K equals 4 by firm. What is K given? K is given 5. What is FO? We have to find what is Fm, 10. So FO value will be 50 Newton. Okay. So these kind of numerical very simple. It will come in 1 mark. ठीक है, ये एक नंबर में मिल सकते हैं। So हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? We have discussed Coulomb's law. Then we have discussed what? We have discussed effect of medium on Coulomb's law. You can see here effect of medium on Coulomb's law. This one. Now we will discuss principle of superposition. According to the principle of superposition, the total force acting on a charge. You can see this capital Q. The total force acting on this capital Q because of number of charges, because of different number of charges, you can see, is equal to vector sum of individual force acting on that charge due to all the charges. So इस कैपिटल Q पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो इन सभी की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा. That will be vector sum of forces due to individual charges. Okay, so you can see that F net F1 plus F2 plus F3 up to Fn. But this is simple algebraic sum or it is vector sum. You can see it is vector sum. So what we are discussing, principle of superposition. Okay, now you can see, suppose we a collection of different charges. One is capital Q, this one, and small q1, q2, we have q3, q4, and so on up to qn. Correct. Now you can see this q1 will exert some force on this capital Q. This q2 will exert some force on this capital Q. In the same way, finally we have qn. Okay, now you can see both q1 and capital Q are positive, so they will repel each other like this. That is F1, Q2, and this capital Q both are positive, so they will repel each other like this. We can say it is F2. Same way Q3 will repel this capital Q, F3. Same way this Q4 will repel, and same way we have what? Final Fn. ठीक है. So what is that is this is capital Q. So what is principle of superposition? The net force acting on capital Q will be vector sum because of q1, because of q2, q3, and so on up to fn. So this equation is our principle of superposition. Okay. Okay class, so what next we have to learn? Now if we want to solve numerical based on Coulomb's law, sometimes we have to use this principle of superposition. And whenever you are using this principle of superposition, it means you have to do vector sum. And vector sum we have already studied in class 11th. Some important result you can remember. अगर हमें कुछ ये रिजल्ट है यहाँ पर, अगर हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, वन इज F1, F2, और उन दोनों का सम करना हो हमें, तो रिमेंबर 11th क्लास में हमारे पास फॉर्मूला था F net इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. So same way you can see this formula, F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. And what is cos theta here? It is the angle between vector A and vector B, means F1 and F2. And you can see one more angle, this alpha. What is this alpha? It is the angle made by the resultant with F1. Okay, so this formula is also there in class 11th.
some standard result you can remember. These are very important. What are the standard result? Like if you can see, we have two vectors f1 and f2, and both are perpendicular. Both are perpendicular. So okay, we will discuss. I will write these standard results. Okay. Now suppose standard result number one. Suppose we have two vectors. One is f1 and another one is f2. You can see both the vectors are in same direction. So what will be angle between them? It will be 0. Both are parallel to each other. So when two vectors are parallel to each other, what will be their resultant? Their resultant will be f1 plus f2. f1 plus f2. हम simply इन दोनों को add कर लेंगे. ठीक है. And what will be the direction? The direction of this resultant f net will be same as that of f1 or f2. Means suppose ये हमारे पास f1 given है 10 Newton and this is our f2 which is 5 Newton, and they ask what is resultant. Now you can see both are in same direction, so you can directly write f net will be 10 plus 5, it will be 15 Newton. Suppose f1 का direction is towards east, so f2 is also given towards east, so f net direction भी किधर होगा हमारा east में होगा. Okay, so this thing you have to remember, number one. Number second, suppose we have one vector f1 like this. This is f1 vector and this one is our f2 vector. Now you can see both are in different directions, opposite direction. f1 and f2 are in same direction or opposite direction? They are in opposite direction. So what will be theta here? Theta will be 180, angle between them. So these are parallel or anti-parallel? Okay, so if you want to find f net, if you want to find f net, resultant of these two, so you will write मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा माइनस जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा. मैं इसको बोलता हूँ बड़ा माइनस छोटा. देखो यहाँ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? f1 का ज्यादा है, तो f1 में से क्या माइनस कर देंगे? f2 को माइनस कर देंगे. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन उसकी तरफ आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. तो बताओ f1 और f2 में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? f1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जो डायरेक्शन f1 का है वही डायरेक्शन हमारे रिजल्टेंट का होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए, देखो सपोज दिस इज अवर f1 vector and this is our f2 vector. Now you can see both are anti-parallel, that is 180 degree. So if I ask you what is resultant, so you can say f net will be bada minus chota. Who is bada? That is f2. And who is chota? Who is having smaller magnitude? That is f1. और direction किसके जैसा? That is the one which have larger magnitude, मतलब f2 के जैसा. Okay, so for example if we have like this is our 10, wait, so this is our f1 which is 10 Newton and this is our f2 which is 6 Newton. Now if I ask you what is f net, can you answer? It will be 10 minus 6, that is 4 Newton, and what will be direction? Same as that of 10 Newton. So this is our r, this is f net. Directly we can find. In the same way, suppose it is given this is our f1, this is our f1 which is, you can say 10 Newton, and this is our f2, we can say it is 15 Newton. And if I ask you what is our f net value, you will say bada minus chota, that is 15 minus 10, it will be 5 Newton, and the direction will be same as that of larger magnitude, that is f2. Okay, so in this way we can solve. Now next, case number third. In case number third, suppose we have two vectors, one is f1 and another one is f2, and you can see both are perpendicular to each other. Then their resultant f net will be given as under root पहले का square plus दूसरे का square, that is f1 square plus f2 square. ठीक. Now if they ask what is this angle alpha, so theta is 90 here, angle between f1 and f2, and they ask what is alpha. So one thing you have to remember, what is alpha? It is the angle made by f net, angle made by f net with, you can see, with
with F1. Okay, so here you can apply tan alpha. What is tan alpha? Perpendicular upon base. Who is perpendicular? That is F2. And what is base? That is F1. So in this way you can find tan alpha, alpha value also. Okay, so this thing you can remember. One more thing you can remember if you want. Suppose one example we will take. Suppose this is 3 Newton F1 and this is our 4 Newton F2. ये सब 11th में था 4 Newton. Okay, so what will be our resultant? That is F net. So F net will be under root पहले का square plus दूसरे का square. So it will be under root 25, that is 5 Newton. So you will get 5 Newton. Now if they ask what is this alpha, so you will write tan alpha. What is tan alpha? That is perpendicular, that is F2 upon base. Base कौन होगा? F1. What is F2? That is 4. What is F1? 3. So alpha will be 4 upon 3, it is 53 degree. Okay, so in this way you can find alpha also. Okay, more we can learn. Next we can learn like if you want to learn more results, you can learn that suppose F1 is 10 Newton, F2 is 10 Newton, and theta, angle between them is 120 degree, and they are asking find F net. Okay, so what is the formula of finding resultant between two vectors? That is under root पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर पहला दूसरा cos थीटा ए बी cos थीटा. What is पहला? That is 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 into 10 10 square cos 120. What is the value of cos 120? That is minus half. So this 2 will cancel out, this plus will become negative because of this. Okay, so F net value will be, that is 100 plus 100 minus 100. So this will cancel, finally you will get 10 Newton. Okay, so you can learn directly that if here F net value will be 10, you can write direct also. Means what? Suppose we have an example like this. F1 is given magnitude, that is 5 Newton, and F2 is given, that is 5 Newton, and angle between them is 120, and they ask what is the resultant of these. So you can directly write 5 Newton. ठीक है. Now reverse is also true. For example, we can discuss next that suppose F1 is 10 Newton, F2 is 10 Newton, and their resultant F net. What is the resultant meaning? That is F1 plus F2. What is the meaning of resultant? That is F1 plus F2. So their resultant is also 10. You can see all three are 10. Like here, all three are 5. So what was the angle? 120. So here, theta value will be 120. If they ask angle between them, so you can write directly it is 120. So these are some standard result. If you will learn them, solving numerical will be simple. Like for example, I will take one example here. Suppose they ask you find net force at charge A. A पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के ऊपर हम लोगों को क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स. ओके, सो हमें इस तरह से ट्राइंगल गिवन है. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज चार्ज Q and this one is also Q. ठीक है. Now suppose this distance is L. This is equilateral triangle. This is A, B and C. What they are saying, you have to find net force at point A. Net force at point A. Okay. Now एक बात हमें याद रखनी है कि कोई भी चार्ज खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता. कोई भी चार्ज खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता. तो ए पे रखे गए चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो बी लगाएगा और एक सी लगाएगा. तो बी पे रखा गया चार्ज पॉजिटिव है, वो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा.
ये वाला बी इस ए वाले को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने का मतलब है ये इसको अपने से दूर भेजेगा इस तरह से, ठीक। सो दिस इज यू कैन से F1 या FB। सेम वे ये सी पे रखा गया चार्ज, यू कैन सी दिस, सी पे रखा गया चार्ज इस ए वाले को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, बोथ आर पॉजिटिव, तो रिपेल इस तरह से करेगा, इसको अपने से दूर भेजेगा, सो इट विल रिपेल लाइक दिस, ओके। सो वी कैन से दिस इज FC। अब अगर मैं तुमसे यहाँ पूछता हूँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ FB एंड FC, so FB will be K, you can see Q1 Q2 upon R. What is R distance here? L square. In the same way, what is FC? That is K Q1 Q2. You can see these two upon what is the distance? L square. दोनों देखने में एक जैसे हैं, we can let both F, ठीक है, दोनों जब देखने में एक जैसे हैं तो हम दोनों को let कर सकते हैं, कितना let कर सकते हैं? F. And what is angle between these two? What is this angle? Can anyone? What is this angle? Equilateral triangle. It is 60 degree. तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो इसका मतलब जो हमारा F net आएगा, F net जो आएगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? दैट इज पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दैट इज AB cos 60. What is cos 60? That is half. This will cancel. So it will be F square, F square, F square. It will be 3 times of F square. So it will be root 3 times of F. And what is that F? That is KQ square upon L square. And this is our answer. ठीक। लेकिन अगर वो इसका डायरेक्शन पूछे तो देखो डायरेक्शन के लिए एक बात याद रखनी है कि अगर देखो इसका मैग्नीट्यूड भी F था और इसका भी F था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 11th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच का जो एंगल होता है ना उसको बाइसेक्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच में जो उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, बिल्कुल इसके बीच में आएगा, देखो ऐसे। सो दिस वन विल बी अवर F net। तो ये एंगल कितना बनाएगा? 60 का आधा, इट विल बी 30 डिग्री। और ये वाला भी एंगल कितना बनाएगा? ये इट विल बी अवर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अल्फा क्या लिख सकते हैं? दैट इज 30 डिग्री, दैट इज अवर 30 डिग्री, ओके क्लास। सो बेसिकली हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कर लिया है। हम लोगों ने कोलाम्स फोर्स को भी सीखा, कोलाम्स लॉ को सीखा, उसके बाद हमने अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो उसके इफेक्ट को सीखा, उसके बाद हमने फर्दर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करी, उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर के रिजल्ट याद कर लिए हैं जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हैं, ओके क्लास। सो एक बार इस पूरा को ओवरव्यू कर लो, ठीक।